नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। बृहमुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन तासिका में मैं श्री मिलिंद वामन साठे, दादर पश्चिम महानगर पालिका माध्यमिक शाला, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन तासिका में आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास और राजनीति शास्त्र, इसमें राजनीति शास्त्र का पाठ क्रमांक 6 जो है अंतरराष्ट्रीय समस्या, इस पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले आज के ऑनलाइन तासिका में हम लोग। तो सबसे पहले जो है इस पाठ में हम लोग की क्षमता विधान जो है उसमें हम लोग विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार प्राप्त होते हैं, ये विचार विकसित करना, भारतीय संविधान तथा कानून द्वारा मानवाधिकार का संरक्षण कैसे होता है ये जानना, पर्यावरण ह्रास यह एक वैश्विक समस्या है यह बहुत विकसित करना, और शरणार्थी कौन है यह स्पष्ट करना। ये इस पाठ के माध्यम से क्षमता विधान हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आज की इस पाठ में हम लोग जो है जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो है अंतरराष्ट्रीय समस्या, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, मानवाधिकार का घोषणा पत्र, मानवाधिकार और भारत, और पर्यावरण। इन मुद्दों के ऊपर जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं यहाँ पर, इन मुद्दों के ऊपर आज हम लोग जो विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। वैसे इस पाठ में जो है वो अंतरराष्ट्रीय समस्या, मानवाधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद, इनसे संबंधित समस्या का जो के बारे में इस पाठ के में जो है दिया गया है। लेकिन आज की इस तासिका में हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय समस्या और पर्यावरण, ये महत्वपूर्ण जो दो मुद्दे हैं इनके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले जो अध्याय हुए हमारे, तो उसमें हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रभुत्व संपन्न राज्य भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था, इन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य का अध्ययन हम लोगों ने किया। इस अध्याय में जो है हम लोग जो है आज के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जो समस्या है इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो कुछ समस्या जो होती है वो देश स्तर तक सीमित होती है, लेकिन कुछ समस्याएं एक ही देश की तक सीमित नहीं रहती, और क्या हो जाती है, वो व्यापक हो जाती है, पूरे विश्व की समस्या बन जाती है। एक होती है एक राष्ट्रीय समस्या होती है, और दूसरी जो कहते हैं हम लोग विश्व स्तर पे जो है अंतरराष्ट्रीय समस्या। जैसे देखिए आज कोरोना महामारी आई है, तो ये कोरोना महामारी जो है एक राष्ट्र की समस्या नहीं बल्कि ये क्या हो गई, विश्व स्तर की समस्या हो गई है। क्योंकि सभी देशों को जो है इस कोरोना का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो है हानि पहुंची है। तो ये जो समस्या कैसे हो गई, वैश्विक समस्या हो गई है, अंतरराष्ट्रीय समस्या हो गई है। तो जैसे पर्यावरणीय समस्या है, जो प्रदूषण की समस्या है, ये प्रदूषण की समस्या हम लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ गया है, तो ये समस्या जो है एक देश की नहीं बल्कि क्या हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय समस्या हो जाती है। तो आज के इस पाठ में वही हम लोग अंतरराष्ट्रीय समस्या जो है, अंतरराष्ट्रीय समस्या में मानवाधिकार, उसी के बाद पर्यावरण की समस्या, आतंकवाद और शरणार्थियों की जो समस्या है, इन महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं इनके ऊपर अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो है खाली मानवाधिकार और पर्यावरण जो समस्या है इन
मुद्दों के ऊपर जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जिस तरह से कि कुछ समस्याएं जो होती है वो क्या होती है, देश तक ही सीमित होती है। तो कुछ समस्याएं जो है कि जो होती कि एक देश तक ही नहीं बल्कि सीमित रहती, वो पूरे विश्व की समस्या होती है। उसके परिणाम जो है दूसरे देशों पर कुछ दिनों के बाद पूरे विश्व के सभी देशों पर होते रहते हैं। इस समस्या का जो प्रभाव होता है पहले कुछ देशों पर पड़ता है, बाद में संपूर्ण विश्व पर इसका क्या होता है, प्रभाव आता है। वो समस्या क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे हमने देखा कोरोना का ही, ये पहले क्या था, चीन में था, फिर चाइना से क्या होता गया, ये धीरे धीरे बाकी देशों में फैलते गया, पूरे विश्व की समस्या ये बन गई। उसी प्रकार से कोई भी समस्या होती है, जैसे हमने देखा कि वो कोई राष्ट्र की तक रहती है, उसके बाद में उसके पड़ोसी राष्ट्र को, उसके बाद में पूरे विश्व भर में क्या हो जाती है, वो समस्या का प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। तो संपूर्ण विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहती है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, हाँ? सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। को अंतर्राष्ट्रीय समस्या को क्या कौन सी होती है, जो विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या करती है। जो समस्या जो है संपूर्ण विश्व को त्रस्त करने वाली जो समस्या होती है उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। हाँ? आपको आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या होती है। वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो होती है कि ये एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को क्या करती है, त्रस्त करने वाली समस्या होती है। वो समस्या होती है अंतर्राष्ट्रीय समस्या। और अंतर्राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी राष्ट्र को एकत्रित प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा यहाँ पर कोरोना महामारी में भी कि जो कोरोना महामारी फैली तो उसमें क्या हुआ कि सभी राष्ट्र एकत्रित आए और वैक्सीन बनाई कि इस जो समस्या है कोरोना समस्या उसको क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए कोरोना को। तो उसी तरह से कोई भी समस्या जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होती है तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का हल करने के लिए क्या होता है, सभी राष्ट्रों द्वारा क्या करना पड़ता है, एकत्रित प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। हाँ? तो संपूर्ण राष्ट्र जो पूरे सभी राष्ट्रों के जो देश होते प्रतिनिधि देश होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, इसके लिए इस समस्या का हल निकालने के लिए जो है एकीकृत प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। हाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने के लिए इसलिए सभी देशों को एक होकर प्रयास करने पड़ते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग जो है मानवाधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद, इनसे संबंधित जो भी समस्या का अध्ययन करेंगे, उसी के साथ साथ शरणार्थियों की जो समस्या है ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले रही है। तो हम उसका भी विचार इस पाठ के माध्यम से करेंगे। लेकिन आज के इस पाठ में हम लोग, आज की इस तासिका में हम लोग जो है खाली मानवाधिकार और पर्यावरणीय जो समस्या है, इन दो महत्वपूर्ण जो समस्या है इनके ऊपर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। हाँ? तो देखिए यहाँ पर ये जो देखिए मेरे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे प्राकृतिक अधिकार होते कुछ, तो जो मनुष्य के रूप में जो जन्मे व्यक्ति होते हैं उसको प्राकृतिक रूप से जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। हर मनुष्य का जो जन्म होता है तो जन्म से जो इंसान को जो है, हाँ, प्रकृति की ओर से जो अधिकार प्राप्त होते हैं, हाँ, उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जो मानवाधिकार की अवधारणा का उदय ही प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से दिखाई देता है। तो प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर मनुष्य का जब जन्म होता है तभी से जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार प्राकृतिक अधिकार होते हैं। और इसी प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना से मानवाधिकार का संकल्पना का जन्म हुआ है। मानवाधिकार जो है ये प्राकृतिक अधिकारों की जो संकल्पना है इसी के आधार पर जो है मानवाधिकार की संकल्पना का जन्म हुआ है। प्राकृतिक अधिकार मतलब क्या कि जैसे इंसान का जन्म हो जाता, मनुष्य का जन्म होता है, जैसे जन्म लेते ही जो प्रकृति के रूप से जो हम लोग को अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना से ही मानवाधिकार की संकल्पना का जन्म होता है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। प्राकृतिक अधिकार हम लोग को जैसे हमारा जन्म हो गया उसी से जो प्राप्त अधिकार होते हैं वो प्राकृतिक अधिकार है। हाँ? तो देखिए
इसी तौर पे हम लोग आगे देखेंगे कि मानवाधिकार, मानवाधिकार क्या है? हाँ, तो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है हमारा आज का जो है मानवाधिकार, तो हम लोग जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा बेटा यहाँ पर कि प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं। जो प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के बाद जो प्रकृति से प्राकृतिक रूप से हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों से जो है मानवाधिकार जो है, हाँ, तो मानवाधिकार की संकल्पना का जन्म हुआ है। तो देखिए बेटा मानवाधिकार, देखिए यहाँ पे मानवाधिकार के बारे में देखेंगे। मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार। यहाँ पे देखिए बेटा आप लोग का ह्यूमन राइट्स जो है, मानवाधिकार जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है मानवाधिकार का, यहाँ पे आप लोगों को सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मानवाधिकार के बारे में आज हम लोग जो है देख रहे हैं कि पहले हम लोग इससे पहले देखेंगे कि मानवाधिकार क्या है। जैसे मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। अब पाएगा कि मानवाधिकार क्या है कि मनुष्य के रूप में, हाँ, तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार है उसको मानवाधिकार कहते हैं। यहाँ पे जरा सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। जैसे आपको पूछा गया, आपको पता होना चाहिए कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में, हर मनुष्य को जो है मनुष्य के रूप में और समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार है, मूलभूत आवश्यक अधिकार। जैसे हम लोग को मूलभूत जो कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, हाँ? तो वैसे मनुष्य को जो बेटा मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार, उसी की तरह समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार है वो मानवाधिकार कहलाते हैं। तो अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय, अमेरिका में जो राज्य क्रांति, अमेरिका और फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई, तो उसके समय स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय जैसे मानवाधिकार का समर्थन किया गया था। जैसे हम लोग संविधान में भी देखा, हमारे भारतीय संविधान में भी देखा कि हमारी जो भारतीय संविधान की जो नींव है उसमें महत्वपूर्ण जो अधिकार हम लोग को मिले हैं वो है जो हम लोग मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय। ये सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार जो है हमें संविधान के माध्यम से भी हम लोग को मिले हैं। उसी तरह से देखिए बेटा अमेरिका और फ्रांस की जब राज्य क्रांति हुई तो उस समय इंसान को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार, समता मतलब सभी को एक समान, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, सबको जीवन जीने का समान अधिकार है, समता। हाँ, तो कोई जो इसमें भेद नहीं किया जाएगा। जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये लड़का है, लड़की है, सबको जीवन जीने का जो समान अधिकार जो है प्राप्त हुआ है। हाँ, उसी तरह से सभी लोग जो है अपने बंधुत्व के साथ में हमारा जीवन यापन, अपना जीवन जो है गुजारा करेंगे। उसी के तो साथ साथ हम लोग को न्याय, हाँ, न्याय जैसे मानवाधिकार का समर्थन किया गया है। न्याय मतलब हर व्यक्ति को जो है वो न्याय मिलना चाहिए। वो कोई भी हो तो उनको अगर उसके खिलाफ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, न्याय मांग सकता है, हाँ, मांग सकता है। ये जो मानवाधिकारों का समर्थन जो है इसके लिए जो चार जो बेटा स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, ऐसे मानवाधिकार का समर्थन किया गया था। तो इस तरह से जो संविधान ने मौलिक अधिकार दिए वैसे अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय ऐसे मानवाधिकार जो है ये मानवाधिकार का समर्थन किया गया था। तो मानव को ये अधिकार दिए गए। हाँ, इंसान को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं मानवाधिकार में? एक तो स्वतंत्रता, मतलब हर इंसान को स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीने का अधिकार है। समता का अधिकार है, समता पूर्वक, बंधुता और न्याय, ये मानवाधिकार जो है ये इसका समर्थन जो है उस समय किया गया था। और इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है, इस विचार को बल मिला। और ये जो अधिकार है, हाँ, ये मानवाधिकार जो है इसकी पूर्ति करने के लिए कैसी शासन प्रणाली होने आवश्यकता है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। जैसे हमारे भारत देश में कैसी शासन प्रणाली है?
हमारे भारत देश में क्या है, लोकतंत्र है। हाँ? तो इसके लिए ये जो मानव को दिए गए जो अधिकार है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, इन अधिकारों की पूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की क्या है, आवश्यकता होती है। हाँ? तो आपको यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि अगर ये चार अधिकार जो है मानवाधिकार, कौन से, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, ये अधिकारों की अगर पूर्ति करनी है तो इसके लिए कैसी शासन होना चाहिए, लोकतांत्रिक शासन होना आवश्यक है। कैसा, लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। इस विचार को बल मिला और उसके बाद के समय में यूरोप में अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया। और नागरिकों के अधिकार को संरक्षण की जिम्मेदारी क्या होती है, इसके लिए सरकार की होती है। हाँ? नागरिकों के जो अधिकार है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा, नागरिकों के जो अधिकार है की जिम्मेदारी होती है किसकी, सरकार की होती है। जो नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, ये अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, सरकार की होती है। तो मानवाधिकार में जीने का अधिकार में देखिए बेटा, हाँ, तो मानवाधिकार में जो जीने का अधिकार, इसमें अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। देखिए बेटा, हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को जो मानवाधिकार मिले हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीने का अधिकार। हर इंसान को जीने का अधिकार है। उसी के साथ साथ अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रमुख अधिकारों का समावेश जो है इसमें होता है। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने कि नागरिकों के जो जो भी अधिकार है, ये अधिकार जो दिए गए, इनकी रक्षा करना जो है सरकार की क्या है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मान लीजिए बेटा। मानव अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब अभी आप पे बेटा जरा ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप लोग को मानव अधिकार समझ में आया होगा कि मानव अधिकार जो है वो किसे कहते हैं। मानव अधिकार जो है आप लोग को आएगा कि टिप्पणी लिखिए, तो आप लोग को आएगा कि मानव अधिकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि एक मनुष्य के रूप में और समाज में एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। और मानवाधिकार का जो उद्गम है वो प्राकृतिक अवधारणा से हुआ है। और मानवाधिकार में जीने का अधिकार भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य ऐसे प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। और राज्य की संपूर्ण जनता को मानवाधिकार दिलाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है। हाँ? तो यहाँ पे मानवाधिकार के बारे में आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग को समझ में आए होगा। हाँ, चलिए बेटा, तो हम लोग आगे आगे देखेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे मानवाधिकार जो है ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा का उदय। ये जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया बेटा कि प्राकृतिक अधिकार है क्या है। प्राकृतिक अधिकार हम लोग को समझ में आया, तो हम लोग क्या समझा, मानवाधिकार। तो मानवाधिकार आप लोग को अभी समझ में आया होगा। तो अभी हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा का उदय, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो व्यवहार है इसमें मानवाधिकार का अवधारणा का उदय किस प्रकार हुआ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर जो है मानवाधिकार को वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। हम लोगों ने देखा था बेटा, संयुक्त राष्ट्र जो है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जो पार्ट था, तो चौथा पार्ट जो है इसमें हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो है बेटा, चौथा पार्ट था अपना संयुक्त राष्ट्र। तो राजनीति विज्ञान का अपना चौथा पार्ट था संयुक्त राष्ट्र। इसमें हम लोगों ने देखा था बेटा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी। वो सब संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो है हम लोग वहां पे चौथे पार्ट में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। तो वही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर जो है मानवाधिकार को वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो 10 दिसंबर 1948 को जो है, जो संयुक्त राष्ट्र जो है इसकी आम सभा में मानवाधिकार का वैश्विक घोषणा पत्र पारित किया गया। तो
संयुक्त राष्ट्र में हमने देखा था बेटा कि आम सभा होती है, सचिवालय होता है। आम सभा के अधिकार हमने देखे, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कौन कौन से राष्ट्र होते हैं, ये जो है चौथे पार्ट में हम लोगों ने जो है उसके बारे में चर्चा की है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने उसे पढ़ा है। तो आम सभा में जो घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया, वहां पर जो बेटा 10 दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो है मानवाधिकार को जो है वैश्विक घोषणा पत्र जो है पारित किया गया बेटा। हाँ, तो इसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में मान्यता दी गई। ये जो है 1966 में जो है नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता। हाँ, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता? यहाँ पे देखिए 1966 में एक नागरिक तथा राजनीतिक जो अधिकार है इसका अंतर्राष्ट्रीय समझौता, और दूसरा जो है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों को मान्यता दी गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन से दो समझौतों को आम सभा में मान्यता दी गई 1966 में। तो एक है नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये पहला समझौता हो गया। दूसरा जो समझौता था वो था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता। इन दो समझौतों को क्या की गई? मान्यता दी गई। जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा जो है इसमें इन समझौतों को मान्यता दी गई। तो संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है इसमें कौन से दो समझौतों को मान्यता दी गई? आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। एक नागरिक और तथा राजनीतिक अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता, दूसरा है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता। इन दो समझौतों को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जो संयुक्त राष्ट्र में की जो आम सभा था उन आम सभा में मान्यता दी गई, और ये दो समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग है। और ये दो समझौते जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग है। और इन समझौतों का पालन करना सभी सदस्य राष्ट्र के लिए क्या है? अनिवार्य है। ये जो दो समझौते, तो आपको परीक्षा में आएगा कि कौन से समझौते का पालन करना सदस्य राष्ट्र के लिए अनिवार्य है? दो समझौते, तो ये जो दो समझौते हैं आप लोग को पता होने चाहिए कि इन दो समझौतों का पालन करना जो है सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य है, और ये दो समझौतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का भाग है। जो देखिए यहाँ पे हमने देखे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, ये जो दो समझौते हैं ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग है। और सभी जो सदस्य राष्ट्र है इन सभी सदस्य राष्ट्र को ये जो दो समझौते बनाए गए हैं इन दो समझौते का पालन करना पड़ता है। जो हम लोगों ने देखा है संयुक्त राष्ट्र की जो यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि ये आम सभा है यहाँ पे होती है। तो उस आम सभा में जो है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो है ये मुद्दे लिए गए। तो आपको आएगा कि मानवाधिकार दिन कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर जो है ये क्या है? मानवाधिकार दिन है। हाँ, तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा में घोषणा पत्र जो है ये मानवाधिकार का घोषणा पत्र जो है वो बहुमत के साथ में जो है पारित किया गया। हाँ, तो मानवाधिकार का घोषणा पत्र कब पारित किया गया? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा जो है इसमें ये घोषणा पत्र जो है बहुमत के साथ में पारित किया गया। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि मानवाधिकार का घोषणा पत्र कब पारित किया गया। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे कि जो जो दो समझौते जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पारित किए गए, हाँ, ये क्या बन गए? अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग बन गए, जिनके बारे में हमने देखा। हमें हम देखेंगे बेटा जो मानवाधिकार है, तो मानवाधिकार का जो आग्रह है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा का उदय किस प्रकार हुआ ये आप लोगों ने यहाँ पे समझा। अभी हम देखेंगे बेटा मानवाधिकार का आग्रह। देखिए जैसे हमने देखा कि शीत युद्ध हुआ, हाँ, हम लोग को प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इतिहास में पढ़ा ही है। उसके बाद में शीत युद्ध हुआ था। तो शीत युद्ध में जो था
कि कोई युद्ध न होते हुए जो है तनावपूर्ण स्थिति जो है पूरे विश्व भर में तैयार हो गई थी। तो इस शीत युद्ध के काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्तुत किया गया। हाँ, शीत युद्ध के समय में जो है आम सभा में जो है मानवाधिकार का मुद्दा जो है वो अनेक बार जो है वो प्रस्तुत किया गया। संयुक्त राष्ट्र में जो मानवाधिकार का जो मुद्दा था शीत युद्ध के काल में, इस मानवाधिकार के मुद्दे को जो है बहुत बार जो है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो है प्रस्तुत किया गया। और आम सभा में जो है अफ्रीका का वर्ण द्वेष मानवाधिकार विरोधी है, इसलिए वर्ण द्वेषी शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। हम लोगों को पता है कि अफ्रीका में जो है काला और गोरा जो है ऐसा वर्ण द्वेष जो है वो किया जाता था। जैसे हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी जी जो है जब अफ्रीका गए थे तो इनको भी जो है इस द्वेष का जो वर्ण द्वेष का जो है सामना करना पड़ा था। तो अफ्रीका का जो ये वर्ण द्वेष है इसके लिए मानवाधिकार विरुद्ध है, मानवाधिकार के विरोध में ये द्वेष है, इसलिए वर्ण द्वेषी जो भी शासन है ऐसे शासन का बहिष्कार करने का निर्णय जो है वो संयुक्त राष्ट्र की जो अ, आम सभा है यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया कि जो भी कोई भी सभी को कैसा है समान न्याय होना चाहिए, काला गोरा वर्ण द्वेष का कोई भेद नहीं करना चाहिए, और जो यहाँ पर भी जो है इस तरह का द्वेष किया जाता है वैसे शासन का क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। यह निर्णय जो है यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में लिया गया। और उपनिवेशक को स्वतंत्रता देना और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का आग्रह किया गया। और जो उपनिवेश है उन उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह जो है ऐसे 28 ये उसे के लिए कुछ उदाहरण कहे जा सकते हैं। हाँ, तो इस तरह के जो है ये कुछ उदाहरण जो है बेटा ये हम लोग कह सकते हैं कि उपनिवेशों को स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ये उसी के जो है कुछ उदाहरण हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मानवाधिकार का किस प्रकार से आग्रह किया गया। तो इसमें हमने देखा कि शीत युद्ध के काल में जो भी प्रश्न थे उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आए कि जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वो प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें हमने देखा पहला एक अफ्रीका का वर्णद्वेष जो है, ऐसे वर्णद्वेषी जो सरकार है इसका शासन है इसका क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, निर्णय वहां पे लिया गया। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि उपनिवेशियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और लोकतंत्र की व्यवस्था का आग्रह। ऐसे कुछ उदाहरण जो है हम लोग जो है वहां पे जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में लिए गए ये लोग दे सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि वर्णद्वेष वाला उदाहरण और एक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, स्वतंत्रता उपनिवेशों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ऐसे कुछ उदाहरण जो है हम लोग ऐसे जा सकते हैं। तो ये हमने देखे यहाँ पे। अभी हम देखेंगे मानवाधिकार अवधारणा व्यापक हो गई। देखिए आगे चल के जो है मानवाधिकार की जो अवधारणा है, हाँ मानवाधिकार की जो अवधारणा है वो कैसी व्यापक होती गई। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्या के कारण मानवाधिकार का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है। तो वंशवाद के कारण, सीमावाद के कारण, आतंकवाद के कारण, ऐसी समस्या के कारण मानवाधिकार का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है। मानवाधिकार का क्या हो रहा है, यहाँ पे हनन हो रहा है। हाँ? तो जैसे देखिए वंशवाद के कारण हो सकता है, मतलब उसी कोई कोई जगह पर जो है वंश में और राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, जो सत्ताधारी होता है उसका बेटा ही होता जाता है, इस तरह से वंशवाद चला आता है। सीमावाद होता है, सीमावाद के कारण जो है बाकी लोग को उसका बाकी जो नागरिक है उनको उनका नुकसान पहुंचता है। आतंकवाद के कारण जो है जो निरपराध लोग होते हैं उसको मारे जाते हैं। जैसे हमने देखा था बेटा हमारे मुंबई में जो है सीएसटी में जो और ताजमहल होटल में जैसा हल्ला किया गया था, तो वहां पर जो है जो जिनका जो आम आदमी होता है उनका कुछ लेना देना नहीं होता, उनको क्या हो जाता है, मारा जाता है। तो इस तरह से जो है वंशवाद में, सीमावाद में, आतंकवाद ऐसी समस्या के कारण जो है मानवाधिकार का व्यापक स्तर पर जो है हनन हो रहा है। उसी के साथ साथ देखिए जो संक्रामक रोग होते हैं, जैसे हमने देखे कि कोरोना जैसा रोग है,
पर्यावरण का खतरा होता है, कोई प्राकृतिक आपदा जाती है, जैसे भूकंप होती है, उसी तरह के साथ साथ या कोई चक्रवात होता है, हाँ? तो ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, आदि समस्या के कारण मानवाधिकार की अवधारणा अब क्या हो गई है, व्यापक हो गई। संक्रामक रोग, पर्यावरण का खतरा और प्राकृतिक आपदाएं जो है, आदि समस्याओं के कारण जो है मानवाधिकार की जो अवधारणा क्या होती गई है, अभी व्यापक होती गई है। और पर्यावरण संरक्षण और शाश्वत विकास का भी मानवाधिकारों में समावेश होता है। और पर्यावरण का संरक्षण और जो शाश्वत विकास जो है, इसका भी जो है मानवाधिकारों में क्या होते जा रहा है, समावेश होता है। कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, उसी के साथ लोगों का शाश्वत विकास करना, ये भी जो है मानवाधिकार में इसका भी क्या हुआ है, समावेश हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि मानवाधिकार की अवधारणा जो है धीरे धीरे व्यापक होती गई है। कि अ, वंशवाद के कारण, सीमावाद, आतंकवाद ऐसी समस्या के कारण मानवाधिकार का हनन हो रहा है। साथ ही अनेक वैश्विक जो प्रश्न है, जैसे संक्रामक रोग है, पर्यावरण के लिए जो खतरा है, प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकार की अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है। और पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास भी का भी समावेश मानवाधिकार में किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मानवाधिकार की जो अवधारणा जो है वो किस प्रकार से व्यापक हो गई है। अभी हम देखेंगे बेटा यहाँ पर कि मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र है, हाँ, वो देखेंगे कि मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल 30 धाराएं है। मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र जो है, हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में घोषणा पत्र तैयार किया गया, हाँ? तो उसमें जो ये जो घोषणा पत्र है वैश्विक, जो 10 दिसंबर 1948 को जो है ये तैयार किया वैश्विक घोषणा पत्र, इसमें 30 धाराएं है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल कितनी धाराएं है, 30 धाराएं। और इस घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्र संबंधी धाराएं है। ये जो घोषणा पत्र है, इसमें हर नागरिक को स्वतंत्रता संबंधी जो है धाराएं यहाँ पे बनाई गई, कानून बनाए गए। उसी प्रकार हर नागरिक को रोजगार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आर्थिक अधिकार का प्रावधान भी इसमें है, हाँ? तो जो नागरिक है उसको रोजगार मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति जो समान काम करता है तो उसके लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसे आर्थिक अधिकार का भी प्रावधान जो है मानवाधिकार की घोषणा पत्र में किया गया है। और सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिक को मानव अधिकार दे, और संयुक्त राष्ट्र की जो भी सभी सदस्य राष्ट्र है, इन सभी सदस्य राष्ट्र को अपने जो देश के जो नागरिक हैं इनको मानवाधिकार मिलने चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है। और मानवाधिकार की घोषणा पत्र की तरह बालकों के अधिकारों का भी घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को प्रसारित किया गया। जैसे मानवाधिकार का घोषणा पत्र जो है 10 जो दिसंबर 1948 को पारित किया गया, उसी प्रकार मानवाधिकार का घोषणा पत्र के जैसे ही बालकों के अधिकारों का भी घोषणा पत्र जो है वो 20 नवंबर 1959 को जो है प्रसारित किया गया। हाँ, ये 20 नवंबर 1959 को कौन सा घोषणा पत्र प्रसारित किया गया, बालकों के अधिकारों का। हाँ? तो यहाँ पे देखा कि मानवाधिकार की घोषणा पत्र में कितनी धाराएं हमने देखी, 30 धाराएं है। इसमें हर नागरिक को स्वतंत्रता संबंधी धाराएं बनाई गई है। उसमें सभी नागरिकों को रोजगार मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ऐसे आर्थिक अधिकारों के प्रावधान किए गए। और सभी सदस्य राष्ट्र को जो है अपने नागरिकों के मानवाधिकार दे, ये अपेक्षा इसके माध्यम से की जाती है। और इस तरह से हमने देखा कि जिस प्रकार मानवाधिकार का घोषणा पत्र बनाया गया, उसी तरह से 20 नवंबर 1959 को जो है बालकों के अधिकारों का भी घोषणा पत्र जो है वो प्रसारित किया गया। अभी हमने मानवाधिकार का घोषणा पत्र देखा, अभी हम देखेंगे यहाँ पे मानवाधिकार और भारत जो है। अभी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मानवाधिकार और भारत जो है इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है। तो देखिए भारतीय संविधान ने जो है मानवाधिकार को मौलिक अधिकार का स्थान दिया है। हमारे भारतीय संविधान द्वारा, जैसे हमने देखा स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, ये जो हमारे मौलिक अधिकार है, तो ये भारतीय संविधान ने जो मानवाधिकार को ये मौलिक अधिकारों का जो क्या किया गया है, स्थान दिया है। और संविधान के मौलिक अधिकार के साथ ही जो संविधान के जो मौलिक अधिकार है, इसके साथ ही कमजोर वर्ग, उसी के साथ महिला,
बच्चे, अल्पसंख्यक, इसके इन वर्गों का सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। तो संविधान के मौलिक अधिकार के साथ ही कमजोर वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक की सुरक्षा का जो दायित्व है, ये किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है। तो मानव का जो मौलिक अधिकार का तो है ही, उसी के साथ साथ जो है, जो कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसी के साथ जो महिलाएं है, अल्पसंख्यक है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार पर है। और वर्ष 1993 में जो है, भारत ने मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया। भारत में कब सुरक्षा मानवाधिकार सुरक्षा कानून कब गया? मानवाधिकार का सुरक्षा कानून जो बनाया गया है, वो कब बनाया गया? वर्ष 1993 में जो है, भारत में जो मानवाधिकार का सुरक्षा कानून बनाया गया वो है वर्ष 1993 में। और इस कानून के अंतर्गत, ये जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग, ये दो आयोग स्थापित किए गए। हाँ, तो ये जो हमने देखा यहाँ पर, ये जो कानून है, इसके अंतर्गत देखिए बेटा, राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार और दूसरा जो है राज्य मानवाधिकार, ये जो है देखिए बेटा, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोग ये स्थापित किए गए। भारत में देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया, और राज्य स्तर पर जो है राज्य मानवाधिकार आयोग जो है स्थापित किया गया। तो इस तरह से मानवाधिकार का हनन होने पर मानवाधिकार आयोग इस संबंध में उचित कार्यवाही। और उस संबंध में जो उचित कार्रवाई करने का जो मानवाधिकार आयोग का दायित्व है, जो मानवाधिकार आयोग जो है, इसका काम है मानवाधिकार आयोग का, कि अगर कोई मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो उसके ऊपर संबंधित शिकायत पर क्या करना है? ध्यान देना है और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करना है। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर भारतीय संविधान ने जिस तरह से मानवाधिकार के जो मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है, इसमें उसी के साथ साथ महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक कमजोर वर्गों का सुरक्षा का दायित्व भी किसके ऊपर है? सरकार पर है। हाँ? और वर्ष 1993 में जो है, भारत ने मानवाधिकार सुरक्षा कानून जो है वो बनाया। उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोग, ये दो आयोग क्या किए गए? स्थापित किए गए। हाँ? तो इस तरह से देखिए बेटा, कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार जो है स्थापित किए गए, और जो भी मानवाधिकार का कुछ हनन हो रहा है तो उसके ऊपर, उस कार्रवाई के ऊपर ध्यान, शिकायत के ऊपर जो है ध्यान देकर उचित कार्रवाई करके, मानवाधिकार जो उचित कार्रवाई करने का जो है मानवाधिकार आयोग जो है, इसका दायित्व है। इस तरह से हमने देखा कि भारत और मानवाधिकार जो है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि पर्यावरण, अभी हम लोग मतलब देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या देखी हम लोगों ने, उसके बाद हमने देखा कि मानवाधिकार, और मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय किस प्रकार हुआ, और मानवाधिकार और भारत जो है, इसके बारे में चर्चा की। अभी हम देखेंगे पर्यावरणीय समस्या जो है, पर्यावरण के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्तमान समय में मानवाधिकार की अवधारणा क्या होती है? अधिक व्यापक होती गई। अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, इसमें मानव के जो अधिकारों की अवधारणा क्या होती गई? व्यापक हो गई, तथा ऐसे माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। जैसे सुरक्षित पर्यावरण जो है, ये भी क्या है? एक मानवाधिकार ही है। हाँ? तो सुरक्षित पर्यावरण अब क्या है? मानवाधिकार का अधिकार बन गया। मानव का क्या बन गया? अधिकार बन गया। क्या? सुरक्षित पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई थी। देखिए यहाँ पर कि 1970 में जो है, 1970 में जो है पर्यावरण सुरक्षा के प्रति क्या हो गई? जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई थी। देखिए यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, मतलब विश्व स्तर पर जो है, पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए। इसकी जागरूकता और आवश्यकता जो है
वर्ष 1970 में पहली बार जो है प्रस्तुत की गई। हाँ, और बढ़ता औद्योगिकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है। देख हम लोग देख रहे हैं बेटा, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण जो है हमारे पर्यावरण को क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे खतरा तैयार हो रहा है। और ऐसे पर्यावरण विशेषज्ञ का मत था, जो पर्यावरण विशेषज्ञ जो है, हाँ, तो इनका मत था कि औद्योगिकरण के कारण और ऊर्जा की जो बढ़ती आवश्यकता के कारण जो है पर्यावरण का क्या होते जा रहा है, पर्यावरण को खतरा तैयार होते जा रहा है। और ये मत जो था पर्यावरण विशेषज्ञों का था। और उन कार्यकर्ताओं ने जो है 22 अप्रैल 1970 को वसुंधरा दिवस मनाया। तो आपको आएगा वसुंधरा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल 1970 जो है, 22 अप्रैल 1970 को वसुंधरा दिवस जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि सुरक्षित पर्यावरण क्या है, मानवाधिकार बन गया है। सुरक्षित पर्यावरण जो है मानवाधिकार बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पर्यावरण सुरक्षा की जागरूकता और आवश्यकता जो है वर्ष 1970 में जो है पहली बार प्रस्तुत की गई। और उसमें देखा गया कि औद्योगिकरण बढ़ते जा रहा है, ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण क्या होता जा रहा है, पर्यावरण को खतरा तैयार होते जा रहा है। और उसके लिए जो है 22 अप्रैल 1970 को जो है प्रथम वसुंधरा दिवस जो है वो मनाया गया। देखिए आप लोग को यहाँ पे प्रश्न पता रहेगा कि वसुंधरा दिवस कब मनाया जाता है? पूरे विश्व स्तर पे मनाया जाता है बेटा ये वसुंधरा दिवस जो है 22 अप्रैल 1970 को जो है पूरे विश्व स्तर पर जो है वसुंधरा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले कारण कौन से कारण है जिसके कारण पर्यावरण के लिए खतरा तैयार होता जा रहा है बेटा? कि देखिए हमने देखा यहाँ पर कि बढ़ता औद्योगिकरण हम लोग देख रहे हैं, जैसे विज्ञान की प्रगति हो रहा है, इंसान जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि औद्योगिक धंधे जो है औद्योगिकरण को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाएं, रासायनिक खाद्य और कीटनाशक का बढ़ता उपयोग, हम लोग देख रहे हैं कि खेती के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है, हाँ, तो उसके लिए रासायनिक खाद्य ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाती है, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। वाहनों के कारण अभी हम लोग पूरे दिखाई देते हैं। और इन वाहनों के कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और उसी के साथ साथ देखते हैं हम लोग की परमाणु ऊर्जा भट्टियों से होने वाला किरणोत्सर्ग, परमाणु ऊर्जा भट्टी और तेल रिसाव और रासायनिक गैसों का रिसाव। ये जो देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि रासायनिक खाद्य और कीटनाशक औषधियां, वाहनों के कारण उत्पन्न वाले ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टी से होने वाले किरणोत्सर्ग, तेल रिसाव, रासायनिक गैसों का रिसाव आदि कारण जो है पर्यावरण क्या होता जा रहा है, असुरक्षित बनता है। और ये विविध समस्या निर्माण हो रही है। और इसके लिए पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा है। ये जो है पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले क्या है, कारण है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन कारणों से क्या हो रहा है, पर्यावरण के लिए खतरा तैयार होते जा रहे हैं। तो इनके ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाए, चर्चा हो, ये प्रश्न जो है आने लगे हैं। कि जैसे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि ये जो गाड़ियां है अभी जो है, जो पेट्रोल डीजल पे चलने वाली जो गाड़ियां है अभी वो सीएनजी पे आ गई है। बाकी जो गाड़ियां है हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण का प्रदूषण कम करने के लिए जो है बिजली के ऊपर चलने वाली जो गाड़ियां आ गई है, ताकि पर्यावरण में ज्यादा से कम जो है प्रदूषण हो। उसी के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं बेटा कि ये प्रदूषण के कारण, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि बीच में बारिश हो जाती है, ये क्या होता है, ये क्या कारण है, तो ये पर्यावरण के प्रदूषण का ये कारण है। तो इस तरह से आप लोग को आएगा कि पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले कारण कौन कौन से है, तो ये कारण जो है आप लोग को पता होने चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे कि पर्यावरण के लिए जो है पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है। तो वर्ष 1960 बाद में जो है वैश्वीकरण के बाढ़ आने पर राष्ट्रों का परस्पर अवलंबन बढ़ गया और उस कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो है राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई। हाँ? तो 1990 के बाद में हम लोग देखा वैश्वीकरण की दौर आई और उसके कारण राष्ट्र जो है, राष्ट्रों का जो है परस्पर अवलंबन, एक दूसरे के ऊपर जो परस्पर अवलंबन जो है बढ़ गया और उसके कारण जो है
पर्यावरण की जो समस्या है वो हल करने के लिए सभी राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई। और वातावरण के जो प्रदूषण होने अथवा तेल गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता है। हम लोग देखा कि ये जो पर्यावरण के लिए जो खतरा है वो एक राष्ट्र की समस्या नहीं बल्कि ये पूर्ण विश्व की यह समस्या है। तो इस तरह से ये जो उत्पन्न वाले वो जो खतरे का दुष्प्रभाव जो है वो एक राष्ट्र तक सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व पर इसका क्या होता है प्रभाव पड़ता है। और यह पर्यावरणीय समस्या को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों को पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है। हाँ? तो इसके परिणाम की जो दीर्घकालीन ये परिणाम होते हैं और इन समस्याओं का निवारण हेतु जो है ये जो समस्या पर्यावरणीय समस्या है इसको हल करने के लिए सभी राष्ट्रों को क्या है एकत्रित होकर सहमति और सहयोग से कार्य करना क्या होता है आवश्यक जान पड़ता है। इसके लिए सभी राष्ट्रों को क्या है इसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे पर्यावरण ह्रास के क्या दुष्परिणाम होते हैं तो हमने देखे जैसे पर्यावरण ह्रास के कारण वनस्पतियां ताजा प्राणियों की प्रजाति क्या हो रही है नष्ट हो रही है। ये पर्यावरण की जो समस्या है पर्यावरण के जो ह्रास हो रहे हैं इसके कारण पृथ्वी के ऊपर विश्व के ऊपर क्या दुष्परिणाम होते हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे पर्यावरण की जो ह्रास होती है इसके कारण जो प्राणियों की और वनस्पति की क्या हो रही है प्रजातियां नष्ट होने लगी है। और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो क्या होगी कम होने लगी है। पानी की किल्लत और वर्षा कम होने लगी है। पानी कम मात्रा में मिल रहा है, बरसात कम मात्रा में हो रही है, कम अधिक हो रही है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी जब मौसम नहीं तो भी क्या हो जाती है ये प्रदूषण के कारण जो होती है बरसात हो जाती है। तो इस तरह से वर्षा कम अधिक मात्रा में होती है। तापमान का बढ़ना, हाँ? उसी के साथ साथ नदियां और तालाब का सूखना। तो हम लोग देख रहे हैं कि नदियां तालाब सूख रहे हैं। नदी और समुद्र का प्रदूषण, नए रोगों को फैलना, नए रोग निर्मित हो रहे हैं, एसिड वर्षा होती है। उसी के साथ ओजोन की परत क्षीण होना और तापमान बढ़ना। अभी हम देख कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है कि ओजोन की जो परत है वो क्षीण होती जा रही है। और जैसे ओजोन की परत क्षीण होती जाएगी तो क्या हो जाएगी सूरज की किरणें सीधे जमीन पर आ जाएगी क्योंकि सूरज की किरणें ओजोन की परत को छेद कर जो है जमीन के ऊपर आती है। अगर ऐसी प्रदूषण बढ़ता रहे कि ओजोन की परत क्षीण होती जाएगी और उसके कारण क्या हो जाएगा पृथ्वी का तापमान बहुत ही बढ़ जाएगा। हाँ? तो ये पर्यावरण ह्रास जो है इसके कारण ये दुष्परिणाम हो रहे थे। और इनमें से कुछ परिणाम जो है विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित होते हुए भी उन्हें दीर्घकालीन परिणामों के कारण उन प्रश्नों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है। और कुछ प्रश्न जो है मूल में वैश्विक स्वरूप के होते हैं। इस तरह से जो है पर्यावरण ह्रास के दुष्परिणाम जो है यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं कि इस पर्यावरण ह्रास के कारण वनस्पतियां और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हो रही है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता कमी हो रही है। पानी कम अधिक मात्रा में हो रहा है। वर्षा कम होने लगी है। नदी तालाब सूखने लग गए हैं। नदी और समुद्र में प्रदूषण आ गए हैं। नए रोग फैल रहे हैं। एसिड वर्षा हो रही है। ओजोन की परत क्षीण होना और तापमान बढ़ रहा है। ये जो है पर्यावरण ह्रास की क्या है दुष्परिणाम है। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो है इस पाठ में जो है मानव अधिकार देखे, मानव की जो अधिकार है प्राकृतिक अधिकार देखे, उसके बाद मानव अधिकार देखे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानव अधिकार अवधारणा का उदय हुआ जो 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक घोषणा पत्र पारित किया गया। मानव अधिकार का घोषणा पत्र दिखा। मानव अधिकार अवधारणा व्यापक किस प्रकार हो गई। मानवाधिकार और भारत जो है इस मुद्दे पर चर्चा की है। और सुरक्षित पर्यावरण और मानवाधिकार देखा। और पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले कारण देखे। और पर्यावरण ह्रास के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं इसके बारे में आज हम लोगों ने क्या की है इस पाठ के माध्यम से विस्तार पूर्वक जो चर्चा जो है वो की है। आगे जो हम लोग आगे इस तासिका में जो है वो पर्यावरण और मानवाधिकार अभी हम लोग देखा। तो आगे हम लोग देखेंगे आतंकवाद, पर्यावरण विषयक परिषद देखेंगे। उसके बाद में आतंकवाद और शरणार्थी की जो समस्या है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से किसी बच्चों को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है?
हेलो, किसी को कोई सवाल पूछना है बेटा? हेलो, ओके। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने आज जो है कि आज की इस पाठ में अंतर्राष्ट्रीय समस्या में जो है मानवाधिकार और पर्यावरण की जो समस्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की कि हम लोग के जो मानव को किस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में किस प्रकार से उदय हुआ, मानवाधिकार घोषणा पत्र हमने देखा और उसी के साथ-साथ हमने देखा कि मानवाधिकार अवधारणा किस प्रकार व्यापक हो गई है और मानवाधिकार और भारत जो है, इसमें हम लोग को किस प्रकार से मानवाधिकार सुरक्षा कानून जो भारत में बनाया गया, हाँ? इसके बारे में चर्चा की। उसी के साथ-साथ हमने देखा कि सुरक्षित पर्यावरण मानवाधिकार के बारे में चर्चा की। पर्यावरण के लिए खतरा होने वाले कारण हमने देखा। इसके लिए पूरे विश्व भर में किस प्रकार से सहयोग की आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा की है और पर्यावरण ह्रास के जो दुष्परिणाम है, इन मुद्दों के ऊपर जो है आज हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। आप सभी को ये समझ में आया होगा, आप सभी ने ठीक से जो है यहाँ पे शांतिपूर्वक सुना। सभी छात्रों का धन्यवाद। इस तरह से आज का हम लोग जो है यहाँ पे हमारा तासिका जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।